हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब आप पूरी तरीके से अपने जीआईसी लेक्चरर के इस जो है जनरल स्टडीज वाले सेक्शन के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाइए। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। जी हाँ, आप जानते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 30 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कराए जा चुके हैं और रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर हो रहा है, जो कि आज मैंने डिसाइड किया है कि अब आपके एग्जाम तक डेली मॉक टेस्ट होगा। इस मॉक टेस्ट को बहुत व्यवस्थित तरीके से हमने तैयार किया है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स की क्लास होगी, जो कि अब मॉर्निंग में आपको मैराथन के रूप में जो है पूरी जितना भी अभी हमने कराया हुआ है सब रिवीजन करा दूंगा। तो अगर आप चाहते हो सब कुछ आपको मिल जाए बहुत व्यवस्थित तरीके से, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड कर लो और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। ये भैया देखो, पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के नेतृत्व को सुमिलित करना है। जीआईसी एलटी ग्रेड 2018 मतलब 25 का क्वेश्चन है, 18 नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर देखिए झांसी, कानपुर, लखनऊ और रोहिलखंड। यहाँ पर नेतृत्व है, थोड़ा सा आपको मैच कराना भाई ऊपर नीचे करके। तो इसमें कूट भी दिया हुआ है, जगह कम था उस वजह से देखो अब इस तरीके से बन गया है। अगर इसमें देखें जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका ये वाला आंसर। ठीक है, इसमें झांसी आप सब जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन? जो है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, उसके बाद कानपुर, कानपुर नाना साहब बहुत फेमस थे। अलग अलग करके भी ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। सी आ जाएगा चौथा नंबर। लखनऊ ये है भैया बेगम हजरत महल, जो लखनऊ से हैं वो जानते हैं, वहाँ पर पार्क भी इनके नाम से बना हुआ है, तो बहुत अच्छा है। अब उसके बाद रोहिलखंड के कौन? खान बहादुर खान। तो इस तरीके से आपका ये सुमेलित हो जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो में आपको क्वेश्चन के आंसर पता हुआ करे तो आप कमेंट कर दिया करो, ना पता हुआ करे मेरी बात, लेकिन चीज़ों को आप इन्वॉल्व होना सीखें। ठीक है, जिससे ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। तो आप जानते हैं भी 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत की विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय नेताएं थे, जिन्होंने मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था, और उसमें इस तरीके से जो है अलग अलग जगहों पर नेतृत्व किया गया था। ठीक है, जैसा कि हमें आपको बताया। अब आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेलेक्टिव चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अभी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मात्र 119 प्लस जो है आपका प्लेटफॉर्म फीस मिला करके आपको एकदम से रेगुलर बेसिस पर अब डेली आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, डेली आपको जो है करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास, यानी डेली इस तरीके की स्पेशल प्रैक्टिस है। आपके एग्जाम तक हम आपको इतना इम्पॉर्टेंट और कलेक्टिव मटेरियल दे देंगे, अगर आप पूरा पढ़ जाते हैं निश्चित तौर पर अपने जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में बहुत ज़बरदस्त करके आने वाले हैं। ठीक है, तो भैया देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट डज द नेम ऑफ डीके कर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया अपीयर? ठीक है, आपको देखना है, यहाँ पर देखें सती प्रथा, बाल हत्या, ठीक है, या फिर स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। तो इनका नाम किसके संदर्भ में आता है? ये देखो सही विकल्प भैया विधवा पुनर्विवाह के संबंध में। ठीक है, चलो अगर हम यहाँ पर देखें तो डीके कर्वे साहब, ठीक है, जिनको कहा जाता है महर्षि धोड़ो केशव कर्वे। क्या कहा जाता है? महर्षि धोड़ो केशव कर्वे, जो कि पश्चिमी भारत यानी खास करके महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन महिला सशक्तिकरण और रूढ़िवादी कुप्रथाओं को मिटाने के लिए समर्पित किया। चूँकि कुप्रथाएं बहुत ज़्यादा जो है समाज को प्रभावित करती हैं, तो उसके लिए इन्होंने काम किया और उनका नाम मुख्य रूप से खास करके जो है विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं पहले क्या होता था, महिलाएं अगर मतलब किसी का हस्बैंड खत्म हो जाए तो महिला को साथ में जिंदा जला दिया जाता है। सोच करके देखो कितना क्रूर जो है प्रथा थी, लेकिन अब ठीक है, ना जाने किस हृदय के लोग हुआ करते थे और ये ऐसा कृत्य करते थे। अब हालांकि देखो यहाँ पर उन्होंने 1993 में विधवा विवाहोत्तेजक मंडल, ठीक है, की स्थापना की थी। समाज के सामने एक व्यवहारिक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वर्ष 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया था। ठीक है, कि भाई देखो मैंने विधवा से विवाह किया। अब जो भी मान्यताएं होती हों कि भाई मर जाएंगे या जो भी होगा, अगर विधवा का मुंह देखेंगे, इस तरीके की चीज़ होती थी, तो उसके लिए उन्होंने काम किया। चलो भाई आगे देखो, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली गई। the session of the Indian National Congress in which of the place to complete independence was taken। कई बार बताया हूँ
आज भी फिर से देख लीजिए भैया, बेलगांव अधिवेशन 1924, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927। देखो एक चीज़ और ये भी जान लेना भाई, अभी आपने देखा ना कांग्रेस की स्थापना, कितने सदस्य, कब, कहाँ पर, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था ना जीडीसी के एग्जाम में, तो कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप एनालिसिस करते रहना। यहाँ पर भाई सही विकल्प है, आप जानते हैं कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक ये अधिवेशन था। इसमें जो है ये जो है रावी नदी के तट पर आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में की जो अध्यक्षता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो युवाओं और कांग्रेस के भीतर बढ़ते वामपंथी और राष्ट्रवादी प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, इसी कांग्रेस में मतलब अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया और डोमिनियन स्टेट की मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। ठीक है, इसी दौरान निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और जिसके याद में हमारा जो संविधान है वो कब लागू किया गया, 26 जनवरी को। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण देखें। वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद, आरओ में देखो ये पूछा जा चुका है, 25 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प होगा भैया वो कौन करता है, फिनांस कमीशन। जी हाँ, अगर हम देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो कई मतलब एक जो कह सकते हैं एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण की सिफारिश करना है। ठीक है, यह आयोग यह भी तय करता है कि राज्यों के बीच इन करों के हिस्से का आवंटन किस प्रकार होगा, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता पड़ने पर या उससे पहले भी एक नए वित्त आयोग की गठन कर सकते हैं। तो इतना आप इससे संबंधित जानते रहें। चलो भाई आगे देखो, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो यहाँ पर देखो भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। समय ज़्यादा नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जैसे अब इंग्लिश पढ़ करके थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मैं चीज़ों को कंसोलिडेट करके आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को, कब, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी और नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में। ठीक है, जो कि वर्तमान संसद सभा या सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है, में उसी में आयोजित की गई थी। फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को इस प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इस प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और एक अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, और उसके बाद आप जानते ही हैं फिर धीरे धीरे क्या होता और फिर देश डिवाइड हो जाता। इनके 2 दिन बाद अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर लिया गया। चलो भाई देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 358, 359, 13 और 356। देखो यहाँ पर आपके अगर आंसर पता हुआ करे भाई तुरंत कमेंट कर दिया करो, ना पता हो तो बाद में करो, एक या फिर पेन पेपर रख लो, आप उसमें अपना जो है लिखते जाया करो, चीज़ें को आप इसी बार में ख़त्म करने का प्रयास करो। ये नहीं अब आपके पास इतना समय है कि इस वीडियो को आप दोबारा देख पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पर देखो जो है अनुच्छेद 359 ये है आपका सही विकल्प, बी आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद जो है 20 जो कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में है, उसको किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना आपको ध्यान रखना भैया। आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, धनुषाकार डेल्टा मेकांग नदी, देखो यहाँ पर डेल्टा बनाती है कौन सी नदी, आपको उसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप देखो फ्रियोर्ड डेल्टा, साओ फ्रांसिस्को, वुड्स डेल्टा, ये देखो एल्टीग्रेड 2025 में पूछा गया, यानी पक्षी का पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी, ज्वार नदमुख डेल्टा नर्मदा नदी। तो इस तरीके से के साथ में 4 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे, ये भी आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है वो है आपका बी आंसर, यानी फ्योर्ड डेल्टा जो है
शाओ फ्रांसिस्को नदी के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, डेल्टा अगर हम बात करें तो नदियों द्वारा जो है मतलब डेल्टा नदियों द्वारा मुहानों पर जमा किए गए अवसादों का रूप होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये नदी आई है, ये जो अवसाद जमा हुए और जिस तरीके से वो सागर में प्रवेश करते हैं उस जो परिदृश्य को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेकांग नदी, नील नदी और गंगा नदी, ठीक है, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ये धनुषाकार, इनका क्या होता है, धनुषाकार इनका जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पहला विकल्प सही हो गया। अगर हम बात करें मिसिसिपी नदी का, तो मिसिसिपी नदी भैया ये पक्षी पंजाकार बनाती है, ये भी सही है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख जिसे हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, ये इंग्लिश में एस्चुरी हो जाते हैं, तो ये बनाती हैं। अब बात करें बर्ड्स फुट यानी पक्षी की पंजाकार वाला जो यहाँ पर, तो मिसिसिपी हो गया। ये फियोर्ड डेल्टा जो है साओ फ्रांसिस्को नदी द्वारा नहीं बना है। साओ फ्रांसिस्को जो नदी है उसके द्वारा अगर हम बात करें तो दंताकार डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो इतना आप इससे संबंधित जाने रहो। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ यार, वीडियो अभी तक लाइक वाइक ना किए हो ना तो कर लिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब हाइप शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ये सब इस समय की क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है भैया ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं उसके संबंध में ये जो है बुलाया जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के जो है के संबंध में होती है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, 108 में प्रावधान है कि के तहत संसद के दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त बैठक जो है किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये संयुक्त बैठक जो है केवल साधारण विधेयकों और कुछ विशेष प्रकार के वित्त विधेयकों के लिए बुलाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब तक भारत में संसदीय इतिहास में केवल 3 बार, जैसे दहेज प्रतिषेध विधेयक जो कि 1961 में, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक जो कि 1978 और पोटा विधेयक 2002 की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता हमेशा ध्यान रखना कई बार पूछा गया, कौन करता है? जब संयुक्त बैठक की बुलाई जाती है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 118 में किया गया, अनुच्छेद 118 4 के अंतर्गत। चलो आगे देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 322 से 323, 323 ए, 323 बी। देखो कितना कंफ्यूज कर रहा है यार आदमी, जो है कितना तैयार करेगा बताओ। जो है यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी आंसर, अनुच्छेद 323 ए। जी हाँ, बात करें अगर हम तो भारतीय संविधान के मूल ढांचे में जो है अधिकरणों का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग अगर हम बात करें तो 14 यानी 14 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 323 ए केवल जो है प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों के लिए जो है जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए संसद द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अनुच्छेद 323 बी अगर हम बात करें अन्य मामलों में के लिए होता है ये वाला अनुच्छेद 323 बी जो है अन्य मामलों के लिए, जैसे कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार, चुनाव आदि के लिए होता है। और अनुच्छेद 323 ए की हम बात करें तो ये जो है अधिकरण स्थापित करने की शक्ति केवल संसद के पास है, जबकि 323 बी की बात करें तो इस संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अधिकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर समझते रहना। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी के द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकारिता, ठीक है, की अवधारणा प्रस्तावित की गई है? MS स्वामीनाथन, अतुल पढ़ाई, समाली श्रीकांत, अमर्त्य सेन। जी हाँ, देखो यहाँ पर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अब देखो ये आप यूपीपीसीएस में देख ही रहे हैं, इसी तरीके से 1 2 3 4 4 1 इस तरीके से ये आपसे पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस कूट के माध्यम से आपको आंसर देना। देखो यहाँ पर केवल 4 आंसर सही है, यानी ये सी आंसर। अब सही तो एक का ही है, अमर्त्य सेन। अब ऐसे डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, लेकिन कंफ्यूज करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, हालांकि आपके एग्ज़ाम में उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन ना आए, लेकिन अपने आप को तैयार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आपने जेडीसी में देखा बहुत साधारण और सीधे सीधे क्वेश्चन आए, कन्फ्यूजिंग नहीं थे, तो वो तो बहुत अच्छा रहा। ठीक है, और यही उम्मीद रखते हैं कि इसी तरीके से लेक्चरर में भी देखने को मिलेगा।
ठीक है, होप फॉर बेस्ट, ईश्वर करें कि जो है ऐसा ही हो। बाकी जीएस तो यार दुनिया है, ब्रॉड है, बस यही सारी चीज़ें हैं जो हमें सहारा देती हैं कि इतना इतना करके हम इतना बेहतर कर सकते हैं। चलो भाई देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें खाद्य सुरक्षा में अधिकारिता का दृष्टिकोण जो है नोबेल पुरस्कार विजेता जो कि प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अमर्त्य सेन साहब की एक पुस्तक थी जो कि 1981 में उन्होंने प्रकाशित किया था। उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म, और जो है इस सिद्धांत को उन्होंने विस्तार से समझाया हुआ था। ठीक है, किस सिद्धांत को? ये खाद्य सुरक्षा में अधिकारिता की अवधारणा से संबंधित चीज़ों को उन्होंने बहुत जो है सहज तरीके से समझाया हुआ था। अमर्त्य सेन का तर्क था कि अकाल तथा भुखमरी हमेशा भोजन की कुल कमी के कारण नहीं होती, बल्कि यह लोगों की भोजन तक पहुंचने की क्षमता के छिन जाने के कारण होती है। जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी ना कि आदमी के पास जब वो पहुंच नहीं होती तभी वो जो है मरता है भुखमरी में। इस अवधारणा ने वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की नीतियों को उत्पादन केंद्रित से बदल करके पहुंच और क्रय शक्ति केंद्रित बना दिया। ठीक है, आपके पास पैसा बहुत हो, खूब पैसा हो, खूब सोना रखा हो, लेकिन आपके पास अनाज ना हो खाने के लिए, आप अनाज को खरीद नहीं सकते हो, तो कितना दिन जियोगे? यही कहने का मतलब इनका था। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, जो है अरीय और खंडित वृक्षनुमा जालीदार। देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तो आपको एहसास हो रहा होगा क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखें भाई कभी क्या कहना चाहता है, यही कहना चाहता है कि भैया ये है जो है यहाँ पर वृक्षनुमा। जी हाँ, दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है अधिकांश प्रमुख नदियाँ जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गया, ठीक है, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ये सब जो है वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। ठीक है, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे क्या वृक्षनुमा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र में मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियाँ मिलकर एक पेड़ की शाखाओं जैसी आकृतियाँ बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यह प्रतिरूप तब विकसित होता है जब नदियां एक समान चट्टानी समतल भाग ऐसे ढलान पर बहती हैं जहां भूवैज्ञानिक संरचनाओं का नदियों की दिशा पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत ढलान में नहीं होती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है और यही कारण है कि ये नदियां इसी ढाल का अनुसरण करते हुए जो है वृक्ष की शाखाओं के समान विस्तृत बेसिन बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के डुबुक जाती हैं। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। ठीक है, किस पर? तांबा, अब्रक, जस्ता और डोलोमाइट। देखो भाई तैयार रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया जस्ता। जी हाँ, जिंक के पर जो है खनिज की दृष्टि से भारत मतलब राजस्थान एक अत्यंत संपन्न राज्य जिसे खनिजों का जो है अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, और भारत में सीसा यानी लेड और अगर हम बात करें जस्ता के उत्पादन और भंडारण राजस्थान का लगभग जो है 100% एकाधिकार है, यानी मोनोपोली है पूरी तरीके से। राजस्थान की जो जावर खाने और रामपुरा अगुचा देश में जो है सीसा जस्ता की सबसे बड़ी और प्रमुख खदानें हैं। ठीक है, जावर खाने जो कहाँ पर है? उदयपुर में है, और रामपुरा अगुचा जो है कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो इतना आप जानो। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी देखो एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन विज्ञान का, शून्य हो जाएगी, अपवर्तित रहेगी, अनंत हो जाएगी, कम होगी परंतु शून्य नहीं होगी। ठीक है, देखो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सही विकल्प है वो है अनंत हो जाएगी, विल बिकम इनडिफिनिट। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेंस निर्माता सूत्र यानी लेंस मेकर्स फार्मूला के अनुसार किसी लेंस की फोकस दूरी उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है जिसमें उसे रखा गया है। जब एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बिल्कुल बराबर हो, ठीक है, तो दोनों माध्यमों के बीच प्रकाश का कोई अपवर्तन नहीं होता है। इस स्थिति में लेंस जो है द्रव के भीतर पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है और वह एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, चल देखो यहाँ पर समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। ठीक है, देखो यहाँ पर तौकते की बात कर रहा भी है तो ये कहाँ से आया था? अरब सागर से। कहाँ से? अरब सागर से। जी हाँ, तौकते एक अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान था जो मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर टकराया था। ठीक है,
इस चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी और इसने जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाया था। ठीक है, अगर हम बात करें इस चक्रवात का नामकरण जो है किसने किया था, तो म्यांमार ने किया था। चक्रवात भी आते हैं, उनका नामकरण भी किया जाता है, तो ध्यान रखना भैया कहाँ प्रभावित किया, किसने नामकरण किया, क्या नाम था, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर बर्मी भाषा में तौकते का अर्थ हम बात करें तो गेको नामक एक विशेष प्रकार की तेज हवा करने वाली छिपकली होती है। चलो भैया आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैंप जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। चलो भैया देखो यहाँ पर ये सही विकल्प है स्कैंडिनेविया। जी हाँ, स्कैंडिनेविया जो है लैंप्स या सामी जनजाति मुख्य रूप से उत्तरी पूर्व के यूरोप के स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाई जाती है। यह खानाबदोश और मूल निवासी जो है समूह उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं। लैप्स जनजाति की अगर हम बात करें तो भैया पारंपरिक और मुख्य व्यावसायिक बारहसिंहा का पालन करना, किसका? बारहसिंहा, ठीक है, उसका पालन करना, और जिनमें से वो मांस, दूध और कपड़े प्राप्त करते हैं। ठीक है, अलास्का और ग्रीनलैंड में एस्किमो या इन्यूट जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय प्रशासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया था? जवाहरलाल नेहरू, लास्की, केसी व्हीलर, वी.आर. अम्बेडकर साहब। तो ये देखो अर्ध संघात्मक शब्द यूज किया था किसने? केसी व्हीलर ने। किसने यूज किया था? केसी व्हीलर। बहुत बार हम लोगों ने देखा हुआ है, और ये देखो RORO 2025 में पूछा भी गया। भारत का संविधान ना तो पूरी तरह से संघात्मक है और ना ही पूरी तरह एकात्मक है, बल्कि दोनों का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें एकात्मिकता की ओर झुकाव अधिक है। तो ऐसे में ब्रिटिश जो राजनीतिक और संवैधानिक विश्लेषक केसी व्हीलर जी थे, उन्होंने भारतीय संविधान की गहराई से अध्ययन किया, और व्हीलर ने भारतीय शासन प्रणाली को परिभाषित करते हुए उन्होंने अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा दी। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल, धुआं। ठीक है, देखो यहाँ पर बात हो रही है, सही विकल्प क्या है भाई? धुआं, स्मोक। जी हाँ, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें रिंगलमैन स्केल का उपयोग मुख्य रूप से चिमनियों और उद्योगों से निकलने वाले धुआं की घनत्व और उनकी अपारदर्शिता को मापने के लिए किया जाता है। इस स्केल का विकास 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी कृषि इंजीनियर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन ने किया था। इस स्केल में 0 से लेकर के 5 तक के स्तर होते हैं, और 0 पूरी तरीके से साफ धुएं यानी सफ़ेद को, और 5 जो है क्या करता है? पूरी तरीके से काला और अत्यंत घने धुएं को दर्शाता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान अवस्थित है कहाँ पर? कानपुर, धामपुर, रामपुर, खाल और लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भैया सही विकल्प है आपका लखनऊ। जी हाँ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कहाँ पर? लखनऊ में, हमारी राजधानी हम सबकी, ठीक है, यूपी की राजधानी में ये स्थित है। यह संस्थान वैज्ञानिक और जो है औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, किसके द्वारा? CSIR के द्वारा नई दिल्ली के अंतर्गत कार्य करने वाली एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना मूल रूप से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है के रूप में इसको किया गया है, और इसे जो है 1953 में CSIR ने अधिग्रहित कर लिया था। कब? 1953 में CSIR ने अधिग्रहित किया। चलो भाई आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में चुनाव आयोग, ये देखो LT ग्रेड 2025 क्वेश्चन। भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है। चुनाव आयोग भारत की संसद के चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है। स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु चुनाव आयोग उत्तरदायी। चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। तो इसमें आपको देखो यहाँ पर कोड दिया है, इन कोड के माध्यम से इस टाइप का क्वेश्चन देकर के आपको कंफ्यूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए आप इसके लिए तैयार रहें। सही विकल्प भाई यहाँ पर 1, 2, 4। जी हाँ, 1, 2 और 4। ठीक है, ये नहीं है। स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु जो है चुनाव आयोग उत्तरदायी नहीं है, बल्कि राज्य चुनाव आयोग उत्तरदायी होता है। बाकी जो ये चुनाव आयोग है उसका ये तीनों काम है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो यहाँ पर मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15, 25। ठीक है, चलो भैया आंसर करना है यहाँ पर। जो सही विकल्प है वो है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखने के लिए आँख और वस्तु के बीच कम से कम जो दूरी होनी चाहिए
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। एकदम सटा दो तो क्या दिखाई यार, ठीक है। तो इस तरीके से कम 25 सेंटीमीटर पर चीज़ें स्पष्ट जो है दिखती हैं, ये आपको जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस धातु के बर्तन में भोजन शीघ्रता से पकेगा। देखो भाई ध्यान से, स्टील, तांबा, चांदी और कांसा जो है कांसा। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है चांदी। जी हाँ, ये देखो चांदी, ठीक है। हालांकि ये चांदी जैसा तो नहीं लग रहा, यहाँ पर चांदी के बर्तन में जो है भैया अगर आप पकाओगे खाना तो जल्दी पक जाएगा, ठीक है। विज्ञान के अनुसार धातु में उष्मा चालकता का गुण अलग अलग होता है। जो धातु उष्मा की जितनी अच्छी सुचालक होगी उतना ही भोजन उतनी ही तेज़ी से पकेगा। अब सभी धातुओं में चांदी उष्मा और विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से चांदी के बर्तन में भोजन सबसे शीघ्रता से पकेगा। लेकिन चांदी के बर्तन रखोगे घर में चोरी हो जाएगा, बहुत कीमती है इस समय चांदी का बर्तन, ठीक है। तो भैया पता चले आप बाहर सबसे ज़्यादा किचन ही लूटा लेगा, बर्तन ही चुरा के लेके भगा जा रहा है कोई, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें भैया। आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण, एल्बर्टविल विवाद, नील विद्रोह, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है। कई बार ये चीज़ें आपको बताई गई है। यहाँ पर देखो यूपीपीसीएस 2025 का ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अब भी इसमें कूट भी है, कूट के माध्यम से आपको बताना है घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम से व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर देखें जो कूट के माध्यम से सही विकल्प है भैया वो है ये पहला। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब हुआ था, 1856 में, कब 1956 में, ठीक है। अब नील विद्रोह की उसके बाद नंबर आता है, नील विद्रोह कब हुआ था भैया, ये हुआ था 1859-60 में, 1859-60 के दौरान हुआ था, ठीक है। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था भैया, ये हुआ था आपका 1878 से 80 के बीच में, ठीक है। 1878 से 80 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब बचा एक ये वाला आपका एल्बर्टविल विवाद, ये कब हुआ था, एल्बर्टविल 1883 से 1884 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से आप इसके लिए ध्यान रखना मेरे भाई। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फटीग, ठीक है। यूरिक अम्ल, पाइयूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। आंसर करना फटाफट। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भैया वो है लैक्टिक अम्ल। जी हाँ, आप देखते हैं थकान लग जाती है, मांसपेशियाँ जो है पेन करने लगती है जब हम कोई भारी शारीरिक कार्य कठिन व्यायाम करते हैं, तो हमारी मांसपेशियों की ऊर्जा यानी एटीपी उत्पन्न करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तो मांसपेशियाँ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अवयवी जो श्वसन होते हैं, ठीक है, उन करने लगती है। इस अवयवी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का अधिक जो है आंशिक विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण और संचय होने लगता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखें, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु, ठीक है। हृदयघात, प्रोटेस्ट ग्रंथि की वृद्धि, दीर्घकालिक मधुमेह, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर करना है सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका हार्ट अटैक। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किससे, हार्ट अटैक से बचने के लिए, ठीक है। जिसे जिन्हें जो है बीटा एंड्रोजेनिक अवरोधक एजेंट भी कहा जाता है। हृदय रोगों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का एक प्रमुख वर्ग है इसको। यह औषध जो है एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन के प्रभाव को अवरुद्ध करके काम करती है, जिससे हृदय की गति धीमी हो जाती है और हृदय को कम बल के साथ धड़कना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ब्लड प्रेशर कम होता है और हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह सुधरता है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर 11 अगस्त 2025 को पारित किस कानून का उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को सुधारने का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025, एथलीट कल्याण अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025, भारतीय खेल नैतिकता अधिनियम। देखो एलटी में पूछा गया है आपके, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सी आंसर, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। भारत में राष्ट्रीय खेल महासंघों और भारतीय जो है ओलंपिक संघ के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए लंबे समय से एक मजबूत कानून की मांग की जा रही थी। खेल निकायों में कुप्रबंधन, आयु धोखाधड़ी और डोपिंग जैसे मुद्दों को हल करने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम की रूपरेखा तैयार की गई है, ठीक है। चलो भाई CAT का पूर्ण रूप आपको बताना है, ठीक है। ये देखो कैट ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें ये 4 कंप्यूटरीकृत जो है अक्षीय स्थलाकृति
कंप्यूटराइज जो है एक्सियल टोपोग्राफी। अगर इसमें देखो तो जो सही विकल्प है वो है ये कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबद्ध है। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज मेनली कंसर्न विथ योजनाओं को लागू करने में, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन में, भारत के प्रमुख विकास योजनाओं के अनुमोदन एवं मूल्यांकन में, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में। ठीक है, आंसर करना। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन में। जी हाँ, ये आपका सही आंसर है। कमेंट करते रहना मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए ये पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन में आपका सही विकल्प है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, क्या नाम है, NDC, जी हाँ, की स्थापना की बात करें तो 6 अगस्त 1952 को भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई है। ठीक है, यह ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही एक वैधानिक। इसमें पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और इनमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज डन बाय राष्ट्रीय आय समिति, योजना आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी NSO, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। ठीक है, देखो RO 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखें जो सही विकल्प है वो है आपका NSO। जी हाँ, ये है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जी ये सही विकल्प है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना करने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की है। ठीक है, वर्ष 2019 में भारत सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का आपस में विलय कर दिया था। ठीक है, इसी विलय के परिणाम स्वरूप एक नई और बड़ी संस्था का निर्माण हुआ जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का नाम दिया गया। NSO जो है आर्थिक आंकड़े जुटाने, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करने और देश की समग्र आर्थिक विकास वृद्धि का अनुमान लगाने वाली सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था है। ठीक है, चलो भाई, आंतरिक व्यापार यानी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या कहलाती है। देखो यहाँ पर घुड़दौड़, कराधान, सार्वजनिक व्यय, शेयर बाजार। अब जानते हैं ये यहाँ पे दिख रहा है भैया, इनसाइडर ट्रेडिंग से शेयर बाजार से संबंधित है भाई। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि भाई आंतरिक या भेद या व्यापार जो ट्रेडिंग जो इस सिस्टम को हैंडल करते हैं वो लोग कहीं से अपने किसी रिलेटिव या जानने वाले को बता दें कि इतने बजे हम यहाँ पर ये ऐसा करने वाले हैं, और उस हिसाब से जो है मामला, जो अंदर का मामला लीक हो जाए और फिर जो चीज़ें होती हैं उसी को हम इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में जानते हैं। चलो भाई, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण सड़क। ठीक है, आंसर करना है फटाफट। देखो यहाँ पर ग्रामीण स्वच्छता, सही विकल्प क्या है, ग्रामीण स्वच्छता, ये आपका रूरल सैनिटेशन, ये आपका सही विकल्प है। भारत निर्माण योजना भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया एक समयबद्ध और बेहद ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम था। ठीक है, इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास के मुख्य रूप से 6 घटकों को शामिल किया गया जिन पर विशेष ध्यान दिया गया था। ये 6 घटक में जैसे सिंचाई, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, जिसमें इंदिरा आवास खूब चल रहा था। ठीक है, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार और स्पष्ट रूप से ग्रामीण स्वच्छता इस विशेष योजना के 6 मूल घटकों में शामिल नहीं था। ठीक है, ये शामिल नहीं था। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पहल जो कि 2021 में शुरू की गई नदी शहर स्थिरता पर केंद्रित थी। तो यहाँ पर देखिए अमृत, AMRUT, अमृत। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन, रिवर सिटीज अलायंस, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। आंसर करो फटाफट। तो भैया सही है आपका सी, रिवर सिटीज अलायंस, ये है आपका सही विकल्प। रिवर सिटीज अलायंस जो है यानी RCA भारत सरकार द्वारा नवंबर 2021 में शुरू की गई एक अभिनव और अपनी तरह की पहली पहल है। ठीक है, यह जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के उन शहरों को एक साझा मंच प्रदान करना जो नदियों के किनारे बसे हैं, ताकि वे नदियों के सतत प्रबंधन और शहरी जल संरक्षण का पर जो है विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान कर सकें। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1979, 1982, 1984, 1986। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर 1984 में, जी हाँ सही विकल्प है 1984। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल
1984 में किया गया था। इस स्वायत्त संस्था का गठन MS स्वामीनाथन यानी भारत के जो हरित क्रांति के जनक थे उनके अध्यक्षता में ग्रुप ऑन जो है पेरिशेबल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम यानी जो गुड़गांव के नाम से जाना जाता था पहले, उसमें जो है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? यानी राष्ट्रीय औसत कितनी थी आप जानते हैं, वहाँ पर जो 2011 की जनगणना थी उसकी राष्ट्रीय जो औसत थी 943 पुरुषों पर मतलब महिलाओं पर 1000 पुरुष थे। कुल मिलाकर के समझ रहे हैं 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थे। अब इसमें आपको बताना इन चारों विकल्पों में से कि ये जो औसत था इन चारों विकल्पों में किस में ज़्यादा था। तो अब अगर इसमें जो सही विकल्प देखें तो भैया है वो झारखंड है, ठीक है, जहाँ पर 943 नहीं बल्कि कितना 948, यहाँ पर 948 महिलाएं हैं, ठीक है, 1000 पुरुष पर। अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में 919 है, मतलब 919 पुरुष महिलाएं और 1000 पुरुष, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भैया 929 है, कितना 929 महिलाएं 1000 पुरुष पर, ठीक है। फिर भी पुरुषों की वैल्यू मतलब पता नहीं किस बात के लिए ज़्यादा। अब मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 931 थे, ठीक है। अब हालांकि सेंसस चल रहा है, अपडेट होकर की चीज़ें आएंगे और सामने। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे युग में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, संविधान दिवस 27 जनवरी, मानवाधिकार दिवस 29 जनवरी। तो इसमें देखो कूट भी दिया हुआ है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम देखें तो जो सही सुमेलित नहीं भैया वो बी आंसर है, यानी 2 और 3, ठीक है। ना तो ये सही सुमेलित है ना तो ये। संविधान सभा दिवस आप जानते हैं कब मनाया जाता है, ये जो है 25 जनवरी को मनाया जाता, मतलब राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये 25 जनवरी को मनाया, ये तो ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान दिवस जो है भारत का, ये 27 जनवरी को नहीं मनाया जाता बल्कि कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं चूँकि इसी दिन हमारा संविधान जो है बन करके तैयार होकर गया था और इसको अपनाया गया था, ठीक है, कह सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें मानवाधिकार दिवस की, तो मानवाधिकार दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 10 नवंबर को, 29 जनवरी को नहीं। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपर्युक्त सभी में से। तो आंसर करो भाई फटाक से। तो कहाँ पर? सिंगरौली क्षेत्र में। जी हाँ, बात हो रही क्या? सिंगरौली क्षेत्र में, ठीक है, सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधनों के मामले में एक बहुत धनी राज्य नहीं है, लेकिन दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। राज्य में कोयले के प्रमुख और एकमात्र बड़े भंडार जो कि सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है। ये देखो 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो उस दौरान उससे पहले की सरकार के द्वारा किया गया था, ये योजना थी, ठीक है। तो ये था भैया कन्या विद्याधन कक्षा 12, मतलब नहीं यार, ये कक्षा, हाँ 12th, ये है कक्षा 12, 12 पास जो बच्चियां होती थी। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख शैक्षिक प्रोत्साहन योजना थी, जिसे बालिकाओं की शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 12 के बाद लड़कियों को उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जो है जारी करने के लिए वित्तीय सहायता देना, एक मुश्त राशि प्रदान करना। नहीं तो क्या होता था, इंटर पढ़ लिया बटिया, चलो बिटिया का ब्याह कर देते, बात खत्म। तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। अधिनियमों और उनके लक्षणों को सुमेलित करना है, ठीक है। ये अधिनियम है और ये आपका उनके लक्षण है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो भाई, जो सही विकल्प है यहाँ पर नीचे कूट भी दिया है, कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। तो ये है आपका कूट, पहले का तीसरा हो जाएगा भाई, ये हो गया, ठीक है। बी का चौथा हो जाएगा, ये आपका ये हो गया, ठीक है। सी का दूसरा हो जाएगा, सी का ये हो गया सांप्रदायिक व्यवस्था, ठीक है। डी का 1 हो जाएगा। चलो अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। भारतीय मतलब परिषद अधिनियम 1961, ठीक है। कब? भारतीय परिषद अधिनियम जो कि कब हुआ था? 1961 में, ठीक है। इस अधिनियम में ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंटियों विधायी शक्तियों को वापस देकर विधायी जो है केंद्रीकरण किया था। हालांकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो अब इसको ऐसे क्वेश्चन तो भगवान के भरोसे होते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में था, ठीक है। इसमें पहली बार सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव के सिद्धांत को स्वीकार कर प्रतिनिधात्मक संस्थाओं की क्या किया था? नींव रखी गई थी, ठीक है।
अब उसके बाद मांटो मेरेलो सुधार जो कि 1909 में सांप्रदायिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार जो कि 1919 में था। ये इसका संबंध भैया केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था से था। ठीक है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सबसे कम नगरीकृत है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी। तो आंसर करना भैया सभी का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये आपका सही विकल्प होगा। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो नीचे दिए गए कथन है, उनमें विचार करना है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। अब देखो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ठीक है, चलो ये आपका इसमें देखें जो सही विकल्प है वो है आपका ये। ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप के आंसर सही होते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में जो है FC गोवा बनाम मोहन बागान सुपर जायंट मैच किस प्रतियोगिता के तहत खेला गया था? कलिंगा सुपर कप, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन सेल डूरन कप और सुपर कप। तो भैया आपको आंसर देना है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सुपर कप। जी हाँ, सुपर कप ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, भारत में शीर्ष स्तरीय फुटबॉल का कैलेंडर आमतौर पर अगस्त सितंबर यानी डूरन कप के साथ में शुरू होता है और अप्रैल मई के सीजन के अंत में खेला जाने वाला प्रमुख नॉकआउट जो टूर्नामेंट जो है सुपर कप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट 39 क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और अभी तक आपने लाइक चैनल को सब्सक्राइब हाइप शेयर कर ही लिया होगा। ऐप पर जाओ, PDF ले लो, मॉक टेस्ट हो रही हैं रेगुलर बेसिस पर, आप उनमें एक्सेस करिए। ठीक है, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।